Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. So guys, हमने पिछली वीडियो में हमने इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था एंड इस वीडियो में हम कुछ थियरीज के बारे में बात करेंगे इंटेलिजेंस की। तो मैंने ये एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमारी इंटेलिजेंस की कुछ 7-8 थियरीज हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी आती है यूनिफैक्टर थियरी, अल्फ्रेड बिने की, देन टू फैक्टर थियरी, देन ट्रायर्किक थियरी, मल्टी फैक्टर थियरी, ग्रुप फैक्टर थियरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट और कॉग्निटिव थियरीज जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है, और मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरीज जो होवर्ड गार्डनर ने दी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहली थियरी जो हमारी है यूनिफैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो हमारी अल्फ्रेड बिने ने दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इनकी थियरी स्टार्ट करने से पहले कुछ हम अल्फ्रेड बिने के बारे में जान लेते हैं। अल्फ्रेड बिने एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे, और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था, और इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो इंटेलिजेंस टेस्ट था वो इन्होंने ही दिया था। जबकि फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इनसे इनकी हेल्प के लिए बोला था इनको कि आप जो फ्रांस में जो स्कूल्स हैं उनमें जो बच्चे जो स्लो लर्नर्स हैं उनके बारे में पता करें, जिनको पढ़ाई में ज़्यादा असिस्टेंस चाहिए, जिनको ज़्यादा टीचर ध्यान दे और उनकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से हो सके। तो वो सब चीज़ों को पता करने के लिए इन्होंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था, और अपने एक कलीग जो इनके थे थियोडोर साइमन, उनके साथ मिलके इन्होंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। वो जो 3 to 13 ईयर्स के जो बच्चे थे उनके उनके ऊपर एप्लीकेबल था। तो तभी इन्होंने मेंटल एज का भी कॉन्सेप्ट दिया था, और इसीलिए इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी कहा जाता है। अच्छा, इन्होंने एक यूनिफैक्टर थियरी भी दी थी इंटेलिजेंस की, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो चलिए इनकी थियरी स्टार्ट करते हैं। Alfred Binet was the first psychologist who tried to formalize the concept of intelligence in terms of mental operations। जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था, तो इन्होंने ये सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी मेंटल ऑपरेशंस के रिस्पेक्टिव में। मेंटल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, जैसे आपके जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जैसे आपका रीजनिंग हो गई, लैंग्वेज हो गई, जो भी थॉट आपका हो गया, आपकी मेमोरी से रिलेटेड जो भी चीजें हो गई, वो सारे आपके मेंटल ऑपरेशंस में आते हैं। ठीक है। देन इन्होंने क्या बोला है कि जो इंटेलिजेंस है वो एक इंडिविजिबल यूनिट है। वो जो इंटेलिजेंस को हम फर्दर किसी चीज में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक ही यूनिट है, वो एक ही एलिमेंट की बनी हुई है, और वही सेम इंटेलिजेंस सभी एरियाज में एप्लीकेबल है। जैसे आपके जितने भी एरियाज हैं, जैसे मैंने बताया रीजनिंग, लैंग्वेज, मेमोरी, और जो भी आपकी विजुअल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, वो सारी जो भी आपकी इंटेलिजेंस में ही आ जाता है। और ये एक इंडिविजिबल यूनिट है, ये एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, और उस फैक्टर का नाम इन्होंने दिया है जनरल इंटेलिजेंस। According to this theory, intelligence is an indivisible unit which consists of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in an individual's environment। वो जो यूनिट है, जो इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस की बात की है, वो एक ही हर चीज में एप्लीकेबल है, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एप्लीकेबल है। उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला है, इंटेलिजेंस वर्क्स एज वन फैक्टर एंड इन्फ्लुएंस ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। इंटेलिजेंस जो है वो एक ही फैक्टर के तौर पर काम करती है, और हमारी जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी हमारी गतिविधियां हैं, उनको इन्फ्लुएंस करती है। और दिस थियरी रिड्यूसेस ऑल एबिलिटीज टू अ सिंगल फैक्टर ऑफ जनरल इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस। और वो जो सिंगल फैक्टर है उसको इन्होंने नाम दिया है जनरल इंटेलिजेंस या कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, जैसा कि हमें पता ही है कि कॉमन सेंस एक जनरल सी चीज है कि सब में कॉमन सेंस होती है, लेकिन कुछ लोग उसको अप्लाई करते हैं, कॉमन सेंस को यूज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जैसे कि हमें पता होता है कि एक टाइम पर जैसे एक पानी है,
हमें पता होता है किस टाइम पर हमें पानी पीना है, किस टाइम पर उसी पानी से हमें नहाना है, ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, आप इस इमेज में देख सकते हैं। और इन्होंने कुछ एबिलिटीज बोली हैं कि ये सारी एबिलिटीज हमारी जनरल इंटेलिजेंस में आ जाती हैं। ये कौन कौन सी एबिलिटीज हैं? सबसे पहले रीजनिंग आती है। रीजनिंग जो आपकी तार्किक शक्ति है, जो आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझते हैं और किसी चीज का रीजन देते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, इसमें आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। देन सेकंड आपकी आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जैसे कोई चीज आपके सामने प्रेजेंट नहीं है फिजिकली, लेकिन आप उसके बारे में सोच पा रहे हैं, और फिर कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है कि आप चीजों को कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं, कैसे आप उसको एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। देन क्रिटिकल थिंकिंग, कि जो क्रिटिकल चीजें हैं, क्रिटिकल फंक्शंस हैं, आप उनको कैसे समझते हैं। तो ये सारी जो एबिलिटीज हैं, ये सारी इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस में आ जाती है। इंटेलिजेंस एक सिंगल फैक्टर है, इन्होंने बोला है। then these all are perfectly correlated and would make no allowance for unevenness of people। इन्होंने बोला ये सारी जो एबिलिटीज हैं, ये सारी एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। और इन्होंने जो, जैसे हम बात करते हैं कि इंटेलिजेंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो इन्होंने उसके बारे में बात नहीं की है कि एक फैक्टर किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, उस बारे में इन्होंने बात नहीं की है। This theory differentiates between more intelligent and less intelligent individuals। देखो, जैसे इन्होंने बात की है कॉमन सेंस या जनरल इंटेलिजेंस की, जो सब में होती है, अब कोई यूज करता है, कोई नहीं करता, ठीक है। तो वही इन्होंने बात की है, ये इनकी थियरी सिर्फ डिफरेंशिएट करती है मोर इंटेलिजेंट लोगों में और लेस इंटेलिजेंट लोगों में। कोई अगर कॉमन सेंस सही से यूज कर रहा है तो वो मोर इंटेलिजेंट, नहीं कर रहा तो लेस इंटेलिजेंट। आप इसका एक एग्जाम्पल से समझिए इनकी थियरी को। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुई, तो अब एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, इनका मानना क्या था कि अगर एक बच्चा एवरेज इंटेलिजेंट है, एवरेज है वो, तो वो डिसीजन मेकिंग में भी एवरेज ही होगा, और अपने डिसीजंस लेने में भी वो एवरेज ही होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो सही डिसीजन ले। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में भी वो एवरेज होगा, फिर वो स्टडीज में भी एवरेज होगा। और इन्होंने बोला कि अगर वो एवरेज इंटेलिजेंट है, तो वो अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, ड्राइंग्स में, ठीक है, आर्ट्स में और म्यूजिक में, इन सभी चीजों में भी वो एवरेज होगा। जो कि इनकी बात इनकी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा एवरेज है, पढ़ाई में एवरेज है, तो वो स्पोर्ट्स में भी एवरेज ही हो। ऐसा हो सकता है कि स्पोर्ट्स में उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो और स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छा करे, लेकिन पढ़ाई में उसका उतना नहीं मन लगता और वो एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी थियरी उतने अच्छे से एप्लीकेबल नहीं होती। इसी का एक और एग्जाम्पल है। देखिए, इफ अ स्टूडेंट इज वीक इन मैथमेटिक्स, देन ही विल ऑल्सो बी वीक इन इंग्लिश सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट्स। इनकी थियरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर एक बच्चा मैथमेटिक्स में वीक है, तो वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी वीक ही होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अगर एक बच्चा मैथ्स में वीक है, तो जरूरी थोड़ी है वो लैंग्वेज में भी वीक हो। क्या पता उसकी इंग्लिश और उसकी बाकी लैंग्वेजेस बहुत अच्छी हो, उसका उन सब्जेक्ट्स में, बाकी सब्जेक्ट्स में वो इंटरेस्टेड हो, ठीक है, ये मैथमेटिक्स उसको बोरिंग लगता हो। और तो इसीलिए ये थियरी क्रिटिसाइज की गई थी बाद में, और इसको हम कंप्लीटली करेक्ट नहीं बोल सकते। और फिर आती है बात कि इस थियरी के काफी सारे नाम हैं जिनसे इसको जाना जाता है। यूनिफैक्टर थियरी भी इसको बोला जाता है, वन फैक्टर थियरी भी बोला जाता है, मोनोफैक्टर थियरी, मोनार्किक थियरी, सिंगल फैक्टर थियरी, और इसको ट्रेडिशनल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। ट्रेडिशनल थियरी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंटेलिजेंस की सबसे पहली थियरी थी जब ये आई थी। तो सबसे ट्रेडिशनल, सबसे पुरानी जो थियरी थी वो यही है इंटेलिजेंस की, इसलिए। एट फर्स्ट स्टर्न, विलियम स्टर्न और जो लुइस टर्मन थे, इन्होंने पहले इस थियरी को सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में चार्ल्स स्पीयरमैन आए जिन्होंने इस थियरी को क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने अपनी टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस दी, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो ये थी हमारी आज की थियरी। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। So guys, thank you for watching. Stay connected for the upcoming videos.